वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना ज़रूरी है सरमायाकारों के लिए, और इस वक्त क्या पाकिस्तान की हुकूमत स्टेबल है? जो मामलात चल रहे हैं अपोजिशन हुकूमत के आपस में, और आप कह लीजिए कि जिसकी वजह से मुज़ाकरात की बात की जा रही है, ऑफ़र्स की बात की जा रही है, उसके बाद बात आगे बढ़ती नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसका शिकवा ये है कि जी हमारे साथ जो मुसावी सलूक है वो नहीं किया जाता। क्या राय है सर आपकी? हाँ मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया कि एक सिक्योरिटी जो, जब आप लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और इंटरनल गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर प्राइम फैक्टर जो होता है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह आती है कि जितनी भी पार्टीज हैं, कुछ हुकूमत में हैं, कुछ अपोजिशन में हैं, फिर कुछ अपोजिशन में नहीं है, वैसे ही वो बाई स्टैंडर्ड हैं, पार्टीज हैं लेकिन वो जीत नहीं सकती। दे हैव नॉट वांट। वो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं। यहाँ तो पता नहीं मेरा 50-60 पार्टियां तो हैं, और हर एक क्लेम करता है कि मैं अवाम का बहुत बड़ा जो है वो हमदर्द हूँ। तो बात ये होती है कि जिस वक्त तक एक किसी में याद रखिएगा, किसी भी मुल्क में असम्बली के अंदर जब तक इफेक्टिव ऑपोजिशन आप क्रिएट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलेगा। अगर आप उस हुकूमती पार्टी उस असम्बली को पे कब्जा करने की कोशिश करेगी, असम्बली को कैप्चर करेगी, और कैप्चर करने का क्या मकसद होता है? किसी को पैसे देके अपनी तरफ कर लिया, किसी को प्रेशराइज करके अपनी तरफ कर लिया, किसी को केस बना के अपनी तरफ कर लिया। तो फिर जब अपनी तरफ कर लिया और अपनी तादाद बढ़ा ली 2/3 से ज्यादा, तो आपका सिस्टम फेल हो। बुनियादी वजह याद होती है। इसका मतलब है देयर इज नो पॉलिटिकल गवर्नेंस इन द until there is opposition which can oppose your policies। मैं बात जो कर रहा हूँ, रियासत चलती है पॉलिसीज पे, और जब आप रियासत की बात करते हैं उसमें हुकूमत भी होती है और उस रियासत के अंदर अदारे भी आ जाते हैं और पॉपुलेशन भी आ जाती है। तो रियासत चलती है इफेक्टिव गवर्नेंस सम और दी अदर। जब आपके यहाँ 28th अमेंडमेंट, फलानी अमेंडमेंट, अदलिया की तब्दीली, अदलिया के अंदर इंटरफेरेंस, फलाने को डिवाइड कर दिया, फलाने को रूल कर दिया, लॉ वो पास कर दिए जो आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप अदलिया के अंदर भी मतलब है इंटरफेरेंस करेंगे, जब आप अदालों के अंदर भी इंटरफेरेंस करेंगे, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम नहीं चल रहा। एक थंब रूल है दुनिया के पूरी डेमोक्रेसी का थंब रूल है। जब आप कहते हैं डेमोक्रेसी बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो जब आप गवर्नमेंट की हेजेमनी कायम कर देते हैं ना, एक पार्टी की हेजेमनी कायम कर देते हैं, जैसे तब पीपल्स पार्टी और पीएमएल की हेजेमनी, उनका मैं कहूंगा कि उन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि अपोजिशन को रद्द कर दे, अपोजिशन को तबाह कर, अपोजिशन आने ही ना दे, ताकि उनके किसी लॉ पे कोई सवाल ही ना पूछे। यानी इस मुल्क में लॉ बने कि किसी भी के घर पे जाके जो है वो टेलीकॉम कंपनियां जो है वो टावर लगा ले तो वो टावर लगा सकती। यार ये कौन सी जमहूरियत का लॉ है यार? आप मुझे बताइए। आपका एक आपने आईटी का जो सेक्रेटरी रखा हुआ है वो आपका ब्यूरोक्रेट है नहीं, वो पहले किसी जायज में रहा है, पता नहीं किस में रहा है, लोग ये कहते हैं। यानी आपकी पूरी जो असेंबली है उससे वो लॉ पास हुआ है, वो गया है। अब एक गरीब आदमी के घर पे कोई टावर लगाने चला गया, तो आप बताइए कि उसको अगर आप इनकार करेंगे तो आपको 15 दिन है, फैसला आपका सेक्रेटरी करेगा, नहीं करेंगे तो 5 करोड़ जुर्माना हो जाएगा। ये आप मुझे दुनिया की किसी असेंबली से, दुनिया की किसी जमहूरियत से इस किस्म का कानून उठा के दिखा दें तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी गवर्नेंस है। और अगर नहीं उठा के दे सकते तो इसका क्या मतलब हुआ आपको? बाकी जो सूबों में चीजें हो रही हैं वो भी आपके सामने, बहुत क्लैरिटी से आपके सामने, कोई चीज छुपी नहीं है, रोजाना अखबारों में आ रही होती है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से क्या हो रहा है। अभी कल मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब असेंबली की मलक अहमद साहब खान की एक सोशल मीडिया पे बहस सुन रहा था, जिससे वो सीसीडी के हवाले से सवाल उठा रहे थे। वो कहते चीफ वेब है, किसी का रेफरेंस दे रहे थे कि सीसीडी ने उसके साथ क्या किया। भाई ठीक है, जो लोग किसी माइनर के साथ बदफेली करते हैं, दे डिजर्व टू गो टू हेल, देयर इज नो डाउट दे शुड बी। और हमारे जुडिशियल सिस्टम से क्योंकि एतमाद उठ गया है, और आपको पता है कि अभी वो जो इस्लामाबाद में कत्ल हुआ था एक वो लड़की का, वो जाहिर जाफर जो मुल्जिम था, उसको 5 साल बाद अभी फांसी की सजा हुई है। कितने उसके अंदर मोड़ आए हैं, कितने लोगों ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। तो हम क्योंकि स्पीडी सिस्टम नहीं है ना,
तो इसलिए लोगों का अगर एतमाद हो जाता है, फिर आप इस किस्म के चीजों पे जाते हैं। खास तौर जो माइनर को कुछ करता है तो वो ही डिजर्व टू बी किल्ड, ही डिजर्व टू बी हैंग। सो कहने का मेरा मतलब है कि जब आप एक्स्ट्रा जुडिशियल चीजों, एक्स्ट्रा लॉ की चीजों पे जाते हैं ना, तो उससे ये लगता है आप शायद लोग ये समझते हो कि सिस्टम चल रहा है, उसका ये मतलब होता है कि आपका सिस्टम नहीं चल रहा। सिस्टम में आपके हुकूमत आती है, सिस्टम के में आपके अंदर अदलिया आती है, आपके सिस्टम में अदारे आते हैं। अगर किसी के भी इख्तियार को आप बाईपास कर रहे हैं, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम, और वो प्रॉब्लम सिस्टम है गवर्नेंस का भी और पॉलिटिकल सिस्टम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि आपने उस सिस्टम के ऊपर कब्जा किया हुआ, इट इज नॉट रनिंग एज यू थिंक इट शुड रन। सो मेरा ख्याल तमाम पार्टीज को, जैसे अभी इकबाल साहब ने कहा कि पीटीआई भी एक पार्टी है, और पीटीआई शुड कम अ स्टेप फॉरवर्ड and take participate in the events. अभी पीटीआई ने अपना आजाद कश्मीर के असेंबली और इलेक्शन से विड्रॉ किया, और उनके साथ भी ज्यादती हुई है कि वहाँ पे पहले हाई कोर्ट ने उनको बल्ले का निशान दिया था, फिर वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके बल्ले का निशान लेके और कोई नई जुलाई की तारीख को, कल की परसों की तारीख को, तो ये भी आजाद कश्मीर हुकूमत का ये भी या अदलिया का ये भी स्टेप गलत है कि भाई बल्ले का निशान अगर आप दे देंगे तो वहाँ आसमान टूट पड़ेगा यार। जीतना तो शख्स है। आपको पता है आजाद कश्मीर के इलेक्शन जो है वो 100% बरादरी बेसिस पे होते हैं। सुल्तान और सरदार दो डोमिनेटिंग बरादरियां हैं वहाँ, उससे फिर बाकी बरादरियां निकल जाती हैं, और 100% इलेक्शन आप कोई भी निशान दे दे। पार्टी अगर कोई ये कहे ना मैंने अपनी पॉलिसीज की वजह इलेक्शन था, मैं उसको मानता ही नहीं। वहां पे लोग बरादरी अटैचमेंट पे वोट डालते हैं, और जिस बरादरी का कैंडिडेट उस इलाके में, जिस बरादरी जो मजबूत होती है उस रिस्पेक्टिव एरिया में वो कैंडिडेट जीता, उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से, क्योंकि किसी पार्टी की परफॉर्मेंस कश्मीर में जो है वो अप्रिशिएबल नहीं है। ऐसे ये सब मारते हैं कि हमने वहां पे दूध की नारे पाकिस्तान में बांधी, और ये, और दूसरी बात ये बार बार आप गरीब के दर्द की, गरीब के से किसी को गरीब का दर्द नहीं है। शामा साहब ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। जब आप 40 गाड़ियों का कन्वाय, प्रोटेक्शन कन्वाय लेके चलते हैं ना, उन 40 गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, पानी से नहीं चलती। वो किसके पैसे, किसके टैक्स पेयर के पैसे से पैसा, किसके टैक्स पेयर से वो पेट्रोल आ रहा है। और जब दुनिया में पेट्रोल की आज कीमत क्या है, आज कीमत है $76 और 36 सेंट। हाँ, लेवी निकालने तो मेरा ख्याल है 125-150 बनती है पाकिस्तान में। और इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं कि एक पहुंच गई थी $110 पे पहुंची थी, उसने एक $150 पे फ्रीज कर दिया था। आज $76 के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, बहुत आप तीर मारेंगे ना तो $200 होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, 100-150 जी। मैं इसमें गजनफर साहब ये अर्ज कर दूं, आई बीन अपॉइंटेड क्रूड ऑयल एजेंट फॉर पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के लिए क्रूड ऑयल एजेंट अपॉइंट हुआ था, मुझे काम नहीं करने दिया गया। मैं पाकिस्तान को 6 माह के लिए क्रेडिट फैसिलिटी लेके दे रहा था रशिया से, बहुत 10 साल पहले की बात है। अच्छा, उसके बाद ये बात आई गई होगी, मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स की गई, और बहुत सारे लोग जो ऐसे थे ये वाशिंगटन डीसी चले गए डील करने के लिए। खाकान अब्बासी का जो पैनल था उसमें डॉक्टर उमर और दूसरे लोग जो भी डायरेक्टर वगैरह बनाए हुए थे, कतर के साथ इन्होंने डील करके, ये सारे पब्लिक को पता होना चाहिए बातें। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे अच्छी 10 रिफाइनरियाँ मौजूद हैं, और वो हम यहाँ से पेट्रोल साफ करके उसको आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं। अच्छा, अब उसमें मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ईरान हमारे कितना करीब है, वो 15 रुपया लीटर हमें पेट्रोल देने के लिए तैयार है। इसी तरह जो गैस का मुआहदा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किया था, वो गैस हमारे मुल्क में इस कदर सस्ती और 24 घंटे अवेलेबल होनी थी, वो अब तक प्रोग्राम बना हुआ पड़ा हुआ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, होनी चाहिए। मैं बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग नेशनलिस्ट ऑफ दिस कंट्री, मैं ये एहतजाज करता हूँ और मैं ये कहता हूँ, हुकूमत किसी की हो, ABCD, हमने अवाम के पास जाना है, हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने अवाम की बात करनी है, तो मैं ये समझता हूँ दैट शुड बी वर्कआउट, उस पर वर्क होना चाहिए। दूसरा, हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, कतर से हमारी दोस्ती रिश्तेदारी है, फ़लाँ से हमारी दोस्ती रिश्तेदारी है, फ़लाँ से हमें कमीशन मिलती है। और मैं अब कुछ ऐसी बात नहीं करूँगा जिस पर
और मैं कुछ ऐसी बातें भी जानता हूँ। असल में ये 15 साल का स्पॉट ऑर्डर होता है, 15 साल का, और बैंक गारंटियाँ इन्वॉल्व होती हैं मुल्क टू मुल्क, और ये वज़ीर-ए-आज़म के साइन के साथ आप किसी भी कंपनी के साथ, पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ मुआहदा करता है, फिर तेल आता है, ब्लैक ऑयल आता है, उसको फिर रिफाइंड किया जाता है जिसमें लुब्रिकेंट्स निकलती हैं सारी की सारी, इंक्लूडिंग जेट फ्यूल। अब गुजारिश ये है, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि देखिए, अगर पाकिस्तान में तेल सस्ता हो गया, जो कि इन्हें करना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की देखिएगा, पाकिस्तान में महंगाई जो आसमान को छू रही है वो जमीन पर आएगी। दूसरी बात, सर वो अरबों रुपया तो उनको मिल रहा है। बिजली देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है। गजनफर साहब, आप इस बात को समझते हैं, आप उस क्लास को भी समझते हैं कि देखिए, एक यूनिट पैदा नहीं कर रहे और पैसे ले रहे हैं, वो कोई है ABCD। आई डोंट वांट टू डिस्कस विद देम। मैं ये कहता हूं कि हमारी अवाम को शुड बी फैसिलिटेट, अवाम को फैसिलिटीज होनी चाहिए, ख्वाह वो कोई पार्टी हो। सर अपनी पार्टी से शुरू करें ना, अपनी पार्टी के अंदर आवाज उठाएं ना। मैं तो आवाज उठा रहा हूं जी, आपके सामने उठा रहा हूं। उनसे बात कीजिए ना। मैं तो सर आपके सामने आवाज उठा रहा हूं। बिल्कुल सही बैरिस्टर साहब, उसमें कोई बैद नहीं है। राइट, देखिए, अवाम की बात करने में, अवाम के दुख दर्द में मैं भी अवाम का नुमाइंदा हूं। आप सुबह जब उठते हैं, सबसे पहले आप नाश्ता करते हैं, उसमें जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, पानी पे टैक्स दे रहे हैं, गैस पे टैक्स दे रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे टैक्स नहीं दे रहे? तो सर ये और बताएं, मैं यहाँ एक और बात यहाँ ऐड कर दूं, मैं एक और बात ऐड कर दूं कि पाकिस्तान में तालीम पाकिस्तान में चाइना की तरह, अगर हमने मुल्क बनना है, कौम बनना है, कौम को उड़ान करनी है, तो हमें एजुकेशन फ्री करनी पड़ेगी। एक डॉक्टर बनाने के जितने पैसे लगते हैं, एक इंजीनियर बनाने के जितने पैसे लगते हैं, वो ये इस मुल्क को वो उसका मुतहम्मल नहीं सर, है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, क्यों है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? मैं बात उठाता हूं जी, हमेशा उठाता हूं, उठाता रहूंगा। आप अगर नहीं सुनी जा रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सर बराबर की शरीक है सर सारे मामलात में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाई जमात है सर, हुकूमत। मजे की बात है कि गजनफर साहब ने पॉइंट आउट किया है कि असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, अपने आप को फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं, मगर बात करने के लिए तैयार नहीं है बैठ करके। यार बात करनी चाहिए सबको, सर मैं मुज़ाकरात करने चाहिए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अपना हिस्सा डालना चाहिए। आपकी सारी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, एक अवामी बात आप कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमतें करती रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त भी तो सबसे ज्यादा शहादतें इस मुल्क के लिए एटमी पावर किसने बनाया आपको? सर ID कार्ड ऑफ आपको फैसिलिटी किसने दी? पाकिस्तान नेशनल किसने बनाया? इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी किसने दी? ये पीपल्स पार्टी। सर कराची किसने तबाह किया? सिंध किसने तबाह किया? BISP किसने सर करप्शन की? सर एलिगेशन जो है वो आप लगाते रहे, नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे लिस्ट लेंगे जो इस्लाहात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है, वो आज तक किसी पार्टी के दौर में नहीं हुई। सिंध चलते हैं, जाके देख लेते हैं क्या हालात है सर। देखिए आप जाकर के। बैरिस्टर शाहिद साहब छोड़ देना मैदान आज़ाद कश्मीर से, नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि हम खंबा भी खड़ा करें तो वो जीत जाएगी, तो अब उनको एक निशान के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर जो है वो ये चले गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके पल्ले कुछ नहीं था। ये कल के मेरे प्रोग्राम में नून लीग का मौक़िफ़ आया, तो मैं कल क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता था ये, आज नून लीग नहीं है, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। देखो उसामा साहब, एक तो जो इकबाल साहब ने बात की, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि आप हुकूमत वक्त हैं, आप ये डिमांड्स किसके सामने रख रहे हैं? आप कहते हैं ये पेट्रोलियम लेवी नहीं होनी चाहिए, इकबाल साहब ने कहा वजीर आजम साहब के सामने रख रहा हूँ, ही इज द पायलट ऑफ द प्लेन, ही शुड टेक द इनिशिएटिव। इकबाल साहब जी सर, आपने वोट उसको दिए। जी सर, गुजारिश ये है कि आपने भी तो वोट उनको दिया, आपने किसको दिए? आपने जाया तो नहीं किया वोट। हम तो अपोजिशन के अंदर बैठे हैं, कमाल कर रहे हैं। अपोजिशन में किरदार भी तो अदा करें ना, जैसा गजनफर साहब ने कहा कि किरदार अदा करें, खाली अपोजिशन में है इसका कोई फायदा नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए मिस्टर साहब। मुझे जी आप कीजिए प्लीज, मैं माजरत चाहता हूँ। अपोजिशन लीडर हम लोग हैं, अपोजिशन के अंदर जितनी
गवर्नमेंट को पब्लिक पॉलिसीज के हवाले से बात कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। आप तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। आज अब गवर्नमेंट से निकल जाए तो गवर्नमेंट के पास ना 2/3 रहती है, ना इनकी हुकूमत रहती है। आप आकर अगर इतना ही आप तो अगर इनकी हुकूमत को छोड़े और आकर ऑपोजिशन में बैठे और यहाँ पे आकर तकरीरें करें, हम कहेंगे जी बिल्कुल। ना तो ये कुमरात ले रहे हैं, ना इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं। आज छोड़े गवर्नर केपी के भी छोड़े, आज चीफ मिनिस्टर सिंध को भी छोड़े, आज इधर बरात तो आप भी ले रहे हैं सर। सरहद में कितनी बरात आप ले रहे हैं? आपका वजीर आला बैठा हुआ है, आपकी बात काबिने, आप बजट पास कर रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, गाड़ियां दी हैं आपके। गंडापुर साहब ने तोहफे में गाड़ियां। कंप्लीट कर लें बैरिस्टर साहब, कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप बोल चुके अपनी बारी में, अब उनको बोलने दें। जी बैरिस्टर साहब, मैंने आपकी बारी पे नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं सर आपकी तारीफ कर सर जी बैरिस्टर साहब कंप्लीट कीजिए। तो ये तो बिल्कुल बात ना काबिल फहम है, बल्कि किसी एक आम जो रीजनेबल मैन है उसके भी जो है फहम फरासत से बालातर है कि बैठना हुकूमत में और कहना जी कि हमारी हुकूमत मानती नहीं और हम लोग कुछ कर नहीं सकते, अवाम पिस जा रही है, अवाम खुशियां करने पे मजबूर है। जिस तरह पहले ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हर चीज लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे खराब, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे जो है पार्लियामान यहाँ पे नहीं चल रही, ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया हुआ है और ये कहते हैं जी कि मतलब बातें ये भी सारी ये कर रहे हैं, लेकिन इसको ठीक किसने करना है? हुकूमत ने करना है। अब दूसरी बात जो आपने कहा जो कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, देखें फॉर ऑल द लीगल एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्लेटफॉर्म छीन लिया गया है। जब हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया तो हम 2024 के इलेक्शंस के अंदर भी आजाद सीयत के अंदर इलेक्शंस में उतरे थे। और उसके बाद आपने देखा कि एक बहुत बड़ी जो है कंट्रोवर्सी डेवलप की गई कि जितनी हमारी जो हमें जिसके हम अहल थे रिजर्व सीट्स, वो सारी उठा के बंदर बांट करके पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे दी गई। तो इस तरह का निजाम जिसके अंदर आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपकी सही मानों के अंदर नुमाइंदगी नहीं है, तो इसका हम हिस्सा कैसे बने और आजाद हैसियत में बने ताकि कल को दोबारा जो है बड़े आराम से जो है आप सिंध हाउस जैसी इंसानी जमीरों की मंडी लगाते हैं वो आप दोबारा कश्मीर के अंदर लगा सके। और ये सिर्फ एक वजह काफी नहीं है, हमारे पास 3-4 वजूहात है जिसकी वजह से हम इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। नंबर 1 तो जो मैंने आपको पहले बताया कि हमें यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड या हमें इलेक्शन से वैसे निकाल दिया। नंबर 2, आपका इलेक्शन कमीशन जो है आजाद कश्मीर का, उनकी ये रिपोर्ट आई कि जो प्रिलिमिनरी वोटर लिस्ट बनी उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं, तो उनको रेक्टिफिकेशन के बगैर इलेक्शन के ऊपर सीरियस किस्म की वेरासिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएंगे। लेकिन आज आप इलेक्शंस के अंदर 20 दिन रह गए, आप उसी जो है वोटर लिस्ट जिसके अंदर फ्लॉज मौजूद हैं आप उसके अंदर इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं। नंबर 3, आज मीडिया ब्लैकआउट है, आज इंटरनेट फैसिलिटी आजाद कश्मीर के अंदर नहीं है, आज वहां पे एक हिजानी कैफियत मौजूद है, आज वहां पे एहतजाज हो रहा है, आज वहां पे मामला ठीक नहीं है, हम सारा पाकिस्तान जानता है। तो इस तरह की पॉलिटिकल अनरेस्ट के अंदर, इस तरह के हिजानी कैफियत के अंदर कि हमें इलेक्शंस के अंदर उतरना चाहिए, बेहतर नहीं था कि हम इन चीजों को पहले सेटल करते और महीने या 2 महीने के बाद हम इलेक्शंस के अंदर उतरते ताकि सही मानों के अंदर नुमाइंदगी सामने आती। देखें, हमने हमेशा जो मकबूजा कश्मीर है उसके इलेक्शंस को पूरी दुनिया ने हमेशा जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पोज किए हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करते रहे। तो क्या हम आज पूरी दुनिया को या बिलखसूस हमारा जो एक राइवल इंडिया बैठा है उसको ये मौका नहीं देने जा रहे कि आजाद कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर भी वो सवालिया निशान उठाएं? तो मेरा ये ख्याल है कि जब इस तरह की कैफियत है तो इसके अंदर चाहिए ये था कि थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करते और फिर देखें यहाँ पे पॉलिटिकल जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस है वो एक्टिवेट हुई है। आपने सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए और आज आउट ऑफ द ब्लू इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वहां से बहुत सारे जो है अकाबरीन लेकर बैठ जाती है और वो कहती है हम इलेक्शंस के अंदर आ रहे हैं। तो ये राइट सर बिल्कुल ठीक है। मुझे जी आप शॉर्टली कोई कमेंट करना चाह रहे हो तो कर ले। मुझे ब्रिगेडियर साहब से एक बहुत अहम इशू पे जो है वो करना चाहता हूं। देखिए, आपको मेरा नहीं ख्याल कि बाइकआउट करना चाहिए था। हाँ, आप ये प्रूव करते कि हम किसी भी निशान के साथ आए, अगर आपकी मेजॉरिटी है, आपको लोग पसंद करते हैं तो वो उस निशान पर मेरी बात कंप्लीट होने थे, वोट देते, आप अपनी मेजॉरिटी शो करते और उसके साथ हुकूमत साजी में
अंदर जा कर के एंटर होते। अब दूसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। गुजारिश ये है कि देखिए, आप कब तक ये तर्ज अमल जारी रखेंगे? मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कब तक ये तर्ज अमल जारी रखेंगे। आखिर आप असम्बलियाँ देखें, आपकी असम्बलियाँ चल रही थी, आपकी असम्बलियाँ तोड़ी किसने? इसकी बुनियाद किसने रखी? राइट सर, ठीक समझ नहीं रहे है। हैं। ब्रिगेडियर साहब, आखिर में मोदी को मिलने वाले कई अवार्ड्स उनके दौरों से कबल तख्लीक किए गए। गार्जियन की ये रिपोर्ट आई है, कुछ 6-7 तो मेरे पास जो है वो अवार्ड ऐसे हैं। हम ही ये कह रहे हैं कि जी आलमी असर रसूख बढ़ रहा है, जबकि नाकदीन ये कह रहे हैं कि ये शख्सियत पर मबनी सियासी तशहीर है। सर, क्या कहेंगे आप इस पे? आप मोदी का लेवल देख लें, वो जो बातें करता है, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो ना या कोई बात कर रहा हो, एड्रेस करो, अगर प्रॉम्प्टर रुक जाए ना तो फिर उसकी हालत देखिएगा क्या होता है। पसीना आ रहा होता है, कोई कहता है मेरी आवाज आ रही है, सुन रहे हो, वो उसकी क्या बात करते हैं। और गार्डियन की रिपोर्ट 100% करेक्ट है। मैंने तो जब वो ये इजराइल से वापस आया था दहशतगर्द नुमा इंसान, तो मैंने उस वक्त वो जाके इजराइल के ऑफिशियल एक वेबसाइट के ऊपर उनके लिस्ट ऑफ मेडल्स चेक की थी। तो मुझे तो इस नाम का केनेसेट नाम का कोई मेडल ही नहीं नजर आया था। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये उसको, अब वो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो इसके लिए डिजर्व करता है, कि हम टीवी पे बैठे हुए हैं, उसकी जगह मैं बेवकूफी का लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूँ। सर, मैं समझ गया लफ्ज, पूरी कौम समझ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसको उन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए, और वो आप देखिए सेशलेस का जो मेडल है, उसमें सेशलेस की स्पेलिंग गलत लिखी है, वो मेडल लग जाए। हाँ, तो जो बात ये है कि जिस किस्म की जो टाइप ऑफ द गवर्नमेंट है ना भारत के अंदर, जहाँ पे सारे दहशतगर्द मिल गए हैं, सारे दहशतगर्द इकट्ठे हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अमित शाह हो गया, अपना वो नींबू सिंह हो गया, मतलब जहाँ अकल का म्यार ये हो कि आप राफेल के ऊपर नींबू निचोड़ रहे हैं और उसके टायरों के अंदर नींबू वाड़ रहे हैं। मेरा ख्याल नींबू की जो खुशबू थी ना, उसने PL-15 को अपनी तरफ खींच दिया। बिल्कुल सही। नींबू ना शायद राफेल बच जाता। बिल्कुल इस किस्म की लीडरशिप है। नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार किया था। उस वक्त अमेरिका उसको क्या कहता था? बुचर ऑफ गुजरात कहता था। पूरी दुनिया उसको बुचर ऑफ गुजरात कहती है। बिल्कुल, ये तो ऑन रिकॉर्ड है जी। वो झूठा है, हिपोक्रेट है, लायर है, फैशिस्ट है। मतलब हिटलर और मुसोलिनी से बड़ा फैशिस्ट है, जिसने मुसलमान, और इतना हिपोक्रेट है कि इलेक्शन से पहले मुसलमानों के घर में जाके उनके पांव पे पानी डाल के और उसको कर रहा हो। तो आप उससे बिल्कुल सही सर। क्लोजिंग से पहले मिस्टर साहब एक कमेंट आपकी तरफ से भी। राइट सर जी। देखिए, इंडिया का जिस किस्म का चेहरा सारी दुनिया के सामने पिछले कुछ अरसे के अंदर आया है, वो तो सबके सामने है। और जो अमेरिका का भी अब कोई ऐसा जितना कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा। और ईरान के अंदर आप देखें, पिछले दिनों जब आयतुल्लाह खामेनी साहब के जनाजे के अंदर वो नहीं गया, बल्कि उसने अपना एक लो लेवल का डेलीगेशन भेजा। तो मुसलमानों के खिलाफ जो है ये जो हिंदुत्व है, ये तो बड़ी खुल के सामने हमेशा से आती रही। और पाकिस्तान के साथ उसकी दुश्मनी इन्हीं सारी चीजों के शाखसाने हैं। और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान जो मुसलमान इंडिया के अंदर बेचारे हैं, वो बेचारे इस वक्त बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। उनके साथ जिस किस्म के जुल्म ज्यादती हो रहे हैं वो पूरी दुनिया के अंदर सामने है। और आजाद कश्मीर के अंदर बिलखसूस आप देखें ना कि एक पिछले 77 साल से एक वहां पे नाजायज हुकूमत लाकर बैठी हुई है और हजारों बच्चे नौजवान शहीद हो गए, लोगों औरतों की इस्मतें जो है वो तार तार हो गई और उसके ऊपर पूरी दुनिया जो है आवाज उठाए बैठी है। ये वो मोदी है, ये वो इंडिया है जो ना यूनाइटेड नेशन को मानता है, ना ये किसी और बैनुल अक़वामी ताकत को मानता है, ना ये ह्यूमन राइट्स को मानता है, ना बल्कि वायलेशंस पे वायलेशंस करता चला जाता है। और साथ ही अपना एक सेक्युलर चेहरा दुनिया के सामने रखता है जो आज दुनिया ने देख लिया। राइट सर। खान साहब आपकी तरफ से एक कमेंट इस पे। जी, गुजारिश ये है कि मैं तमाम दोनों दोस्तों की बातों से जो आवाम के बारे में की गई, जो महंगाई के बारे में की जाए, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, मैं इनके साथ हूँ। और चूँकि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ इसलिए मैं डिफ़र नहीं कर सकता। दूसरी बात, कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का यौम स्याह है, हम उनका यौम स्याह कल मना रहे हैं। और मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि उनके लिए बतौर ख़ास दुआ में उनको शामिल किया जाए और उनके लिए दुआए मग़फ़रत के साथ साथ दर्जात बुलंदी की दुआ। राइट सर, बहुत शुक्रिया इकबाल अहमद खान साहब, तशरीफ़ लाए। मिस्टर शाहिद मसूद साहब, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर ज़फ़र अली साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।